गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, आज की क्लास में जो माइंस में खदान में जो आग लगती है उस पर बेस्ट जो डीजीएमएस के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछी गई है उसके कलेक्शन को लेकर के आया हूं आपके सामने। तो फायर चैप्टर पर आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस ऑन फायर पर पूछी गई है डीजीएमएस में, उसके क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। तो उसके शेयर करने से पहले आप मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बिना देरी किए, और उस पर जो आपको दिखाई दे रही है क्वेश्चन एफसीयूबी जून 2025 जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। डीजीएमएस उसको पब्लिश नहीं किया है, नेट पे नहीं डाला है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद मैं एफसीयूबी दिसंबर 2024, फिर दिसंबर 2023, फिर 22, इस तरह से कम से कम फायर चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसको आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो आपके सामने ये स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, जिसको देखिए, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव करते हुए प्रश्न को समझेंगे और उसके ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहां पर इस पेज में आपको वही लिखी हुई है एमसीक्यू ऑन फायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जून 2025, 2024, 2023, 2021, 2020, 2015। तो इसके तो है ही है, साथ ही सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन के भी 2021 और 2020 के क्वेश्चंस हैं। ये फायर का एक सिम्टम आप देख रहे हैं, कोयले में आग लगी हुई है मिश्रा सर माइनिंग क्लास का टैग के साथ। तो यहाँ पर जो आपके बहुतायत प्रश्न फायर का स्टेटस जानने के लिए फायर रेशियो को हम लोग देखते हैं और उसमें ग्राहम्स रेशियो कैसे निकाली जाती है उसकी फॉर्मूला आपको दिखाई दे रही है। ग्राहम्स रेशियो जिसके संबंध में 2017 जो रेगुलेशन है उसके सीएमआर 137 रेगुलेशन का 12 नंबर सब रेगुलेशन बी में दिया गया कि प्रति 30 दिन में सैंपल लेकर के आप फायर सील्ड ऑफ एरिया के अंदर का या जो आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर के जो आग की स्थिति को पता करेंगे हर 30 दिन में सैंपल लेकर के, जिसके लिए फार्मूला CO प्रोड्यूस्ड बटे O2 एब्जॉर्ब्ड को निकालने की बात कही गई है। और उसको निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं CO बटे में CO जो रिटर्न में मिलती है उसको डिवाइडेड बाय द 0.265 N2 माइनस O2, मतलब N2 का जो परसेंटेज है उसको 1/4 करते हैं जो कि 0.265 दिया हुआ है, और वो जो आएगी उसको ऑक्सीजन का रिटर्न वाला ऑक्सीजन का परसेंटेज को घटाएंगे, जो वैल्यू आएगी वो ग्राम्स रेशियो होगी। अगर वो 0.4 से कम है तो वो नॉर्मल है, 0.5 है तो नेसेसिटी फॉर थोरो चेकअप बोलते हैं, 1% है तो स्पॉन्टेनियस सिटिंग की ओर अप्रोच कर रही है, और 2% है तो स्पॉन्टेनियस सिटिंग हुई है, फायर की ओर अप्रोच कर रही है। 3% होने पर वो जो है एक्टिव फायर कहलाती है और 7% होने पर ब्लेजिंग फायर कहलाती है। तो इस तरह से हम लोग ग्राम्स रेशियो का कई बार देख चुके हैं। आते हैं एफसीयूबी एससीयूबी जून 2025 के क्वेश्चंस को, जिसको मैं लेकर के मैं शेयर करता हूं और ये ओपन करता हूं अपना जो एफसीयूबी एससीयूबी 2025 का जो क्वेश्चंस है ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, एफसीयूबी जून 2025। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूं और ये ओपन हो गई, जिसका इंडेक्स आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर मैं देख रहा हूं 9 नंबर, मैं बोर्ड में भी देख रहा हूं, बोर्ड से देख करके मैं ये डिसाइड किया कि 9 नंबर पर क्वेश्चन पर आते हैं, ये 9 नंबर क्वेश्चन रहा। तो मैं इसको स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं। अब ये बड़ा कर दिया उसका कि पढ़ने में आपको सुविधा हो। क्या पूछा है, थर्मल डिफ्यूजिविटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट जो है वो एक शब्द दो शब्द टूटे फूटे शब्दों में बताते हैं, तो उसको थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है। ऑप्शन ए कह रहा है थर्मल कंडक्टिविटी बटे स्पेसिफिक डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी बटे डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी बटे वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आंसर आपको दिखाई दे रही है, सी नंबर ही है, थर्मल कंडक्टिविटी बटे वॉल्यूमेट्रिक हीट। तो ये जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बगल में रेफरेंस भी दिया हुआ है। क्या चीज, ये जो आपको दिखाई दे रही थी जुमकिन साहब का कट पेस्ट, जिसमें कि थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी ये क्यों पढ़ते हैं, जब आपको हॉट होल का ब्लास्टिंग करना रहता है। हॉट होल का ब्लास्टिंग कहने का मतलब कि जो कोयला सीम में आग लगी हुई है और उस कोयला सीम को के ऊपर के जो पत्थर होते
होते हैं उस पे जो आपको ब्लास्टिंग करनी रहती है कोयला को एक्सपोज करने के लिए, तो उसके लिए हम लोगों को, मैं एक अगर पिक्चर ड्रॉ करूं कि ये जो है आपका क्या है, वो ओपन कास्ट का बेंच है और ये जो है आपका कोयला सीम है। तो ये कोयला सीम जो कि आपका क्या है, फायरी कोयला सीम, फायरी कोयला कोल सीम है। और इसके ऊपर जो है आप ये जो बेंच कहलाएगी ओबी बेंच, ये जो है हॉट हॉट ओबी ओवरबर्डन बेंच कहलाएगी, हॉट ओवरबर्डन बेंच। अब इसमें जो आप ये होल लगाते हैं तो ये होल जो है गर्म कहलाती है, हॉट होल कहलाती है। और ये हॉट होल का जो आपको हाइट है उसको अगर आप x कह देते हैं या h कह देते हैं, तो ये h कह दिए, इसका बेंच का हाइट ही लगभग होल के हाइट के बराबर होती है। और यहाँ का तापमान, ये कोयला सीम में जो आग लगी हुई है, यहाँ का तापमान को आप जो बॉटम का तापमान है इसके तापमान को T1 टेम्परेचर कहते हैं, और टॉप वाला जो होल का तापमान है उसको ये T2 टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस होता है। और इसको हम लोग डिस्टेंस जो कि ये h दिया हुआ है इससे जब भाग देते हैं तो ये वाली जो आती है T1 माइनस T2 बटे h, इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। और ये जो आपको बेंच का टॉप दिखाई दे रहा है, इस बेंच का टॉप का जो एरिया है जिसमें लेंथ और विड्थ दिखाई देती है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप ये कहते हैं, और जो आपकी यहां से हीट को बॉटम होल के बॉटम से होल के टॉप तक जो पहुंचने में समय लग रही है, वो समय जो है आपका स्मॉल टी से अगर दर्शाते हैं, स्मॉल टी से, टी सेकेंड या टी आवर से दर्शाते हैं, तो यहां पर जो हीट फ्लो का जो रेट होता है जिसको हीट कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के रूप में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, हीट फ्लो। तो जो हीट फ्लो होती है वो तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हीट फ्लो, हीट फ्लो रेट जो उसको हम लोग अगर Q से डिनोट करें तो Q बराबर है, ये जो होती है ये अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल पहले ले लेते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बेंच के टॉप के, बेंच का टॉप का एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बेंच का विड्थ और हाइट, विड्थ और जो लेंथ दिखाई देगा, तो बेंच का टॉप के एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो हीट को यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगता है वो टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और तीसरा जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट जो T1 माइनस T2 बटे h दिया हुआ है, तो इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये T1 माइनस T2 बटे में h, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह साइन हटता है तो एक सिंबल आती है जिसको हम लोग k कहते हैं। तो यहाँ पर k एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। k क्या है, k ही है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये जो है के बराबर, प्रश्न में पूछा गया है, कई बार ध्यान रखना होगा, के बराबर जब आप कहेंगे यहीं पर तो क्या हो जाएगा, के बराबर थर्मल कंडक्टिविटी बराबर क्यू ऊपर में रहेगा, नीचे में क्या आ जाएगा, के तो आप साइड में लेके आ गए हैं तो वहां तो रहेगी नहीं, ए रहेगा ए टी फॉर टाइम, और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट T1 माइनस T2 बटे में h। ये इसकी फार्मूला हो गई, थर्मल कंडक्टिविटी की फार्मूला हो गई। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट में जो है, मैं इसको मिटा देता हूं, कि यूनिट ऑफ के, तो के की यूनिट, यहाँ पे Q का यूनिट कैलोरी होता है, तो ये कैलोरी अपन लोग लिख लेंगे प्रति मतलब बटे के अंदर में। अब एरिया का यूनिट यहाँ पे अगर आप मीटर स्क्वायर देखते हैं तो h जो हाइट है उसको भी मीटर कहते हैं। तो ये मीटर और ये एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर एक एक कट जाएगा तो यहाँ केवल मीटर बचेगा, तो ये मीटर बचा। और क्या बचेगा, टी को अगर आवर में शो करते हैं तो ये
आवर हो जाएगा। और टेम्परेचर डिफरेंस जिसको हम सेंटीग्रेड में अगर शो करते हैं तो ये डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से यूनिट भी आपको याद रखना है कि के का यूनिट क्या होता है, कैलोरी प्रति मीटर आवर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गई यूनिट की बात। अब यहाँ पे दूसरी शब्द जो होती है थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी जो होता है इसी का दूसरा रूप है जो कि थर्मल कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। थर्मल कंडक्टिविटी हीट फ्लो पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात करें, थर्मल डिफ्यूजिविटी, तो इसको हम लोग अल्फा से अगर शो करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी बटे में वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी। अब इसको जिस लेटर से भी शो कर दिया जाए, अगर इसको अल्फा बराबर के बटे में वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी को अगर सीवी से शो कर दिया जाए तो अल्फा बराबर के बटे में सीवी वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी। इसी को वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी को हम लोग दूसरे शब्दों में भी लिखते हैं, क्या चीज, के बटे में जो अपनी डेंसिटी है, डेंसिटी किसका, रॉक का, तो डेंसिटी इंटू मास जो कि हम लोग देते हैं हीट मास देखेंगे, मास इंटू डेंसिटी। तो इस तरीके से के बटे में मास इंटू डेंसिटी भी बोला जाता है। अब इसको मैं जो ऑप्शन थी उसको शेयर करता हूं, आप थोड़ा थोड़ा समझे होंगे। ये साइंटिफिक स्टडी करने की बात कही गई है, जो ओबी बेंच है हॉट होल का, उसको साइंटिफिक स्टडी करके ही हम लोग उस पर अपना हॉट होल ब्लास्टिंग को कार्य को संपन्न कराते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि ये जो है आप बड़ा कर सकते हैं, ये जुमकिन साहब अपना जो है लिखे हुए हैं, देखिए थर्मल डिफ्यूजिविटी। टर्म थर्मल डिफ्यूजिविटी आल्सो नोन बाय द टर्म टेम्परेचर कंडक्टिविटी, इसको थर्मल डिफ्यूजिविटी को टेम्परेचर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। और ये जो है हीट फ्लो, वेरिएबल हीट फ्लो को डीलिंग करने के लिए, मतलब जो अपने 2 घंटे के अंदर ब्लास्टिंग कर देनी चाहिए, जब हॉट होल में आपको डीजीएम में सर्कुलर की लाइन पढ़ते हैं उसको फॉलो भी करते हैं। थर्मल कैलकुलेशन, जब आप हीट का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें यूज होती है क्वांटिटी थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा का यूज करते हैं। तो ये जो है के बटे में दिया हुआ है सीएम बटे वाईडी जो सीएम दी हुई है वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी है, वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी, और सीवी जो है वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी, और सीएमआर जो दिया हुआ है ये मास हीट कैपेसिटी रॉक कहलाता है। तो मास हीट कैपेसिटी रॉक इनटू यूनिट ड्राई डेंसिटी, मतलब कि जो डेंसिटी है और जो मास हीट कैपेसिटी रॉक है उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो के बटे में सीवी आता है। इसका यूनिट भी ध्यान रखना है, मीटर स्क्वायर पर आवर होगा। तो इस तरह से हम लोग थर्मल डिफ्यूजिविटी याद रखेंगे। ये वैल्यू बगल में दी हुई है, ये भी प्रश्न पूछी गई है तो उसको भी ध्यान में रखना है। कोयले का कितना होता है, सैंडस्टोन का कितना होता है, क्ले का कितना होता है, सेल का कितना होता है, क्या, थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी आगे देखेंगे, उसका प्रश्न मिलेगी आपको। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी कौन सा आंसर चेक किए, थर्मल कंडक्टिविटी जिसको के से शो करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी जिसको मैं बोर्ड में सी कैपिटल्स का सी और वी से डिनोट किया, यूनिट के रूप में याद रखिएगा कैलोरी प्रति मीटर आवर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से 9वां नंबर का सी आप क्लियर कर लिए हैं अपने माइंड में। अब आते हैं 17वां नंबर के प्रश्न पर, जो इसी ईयर का 17 नंबर का प्रश्न है। तो 17 नंबर के प्रश्न पर आता हूं। तो यहाँ पर दिखाई दे रही है 17 नंबर का प्रश्न। जैसा मैं बताया था कि इस पर बेस्ड जो है पूछी जाती है हर साल क्या चीज़, जो वैल्यू है वो देखिए, मैच द फॉलोइंग। तो यानी रॉक एक कॉलम में दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है। तो ये जो किलो जूल प्रति मीटर प्रति सेकेंड केल्विन में दिया हुआ है, इंटू 10⁻⁴ में दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू है सेल का, ब्रोकन सेल का, कोल का, सैंड का, तो ये हर साल पूछ रही है। इसको एकदम चार ये जो दी हुई है वैल्यू है उसको रट लेना। इसका आंसर ए ही है, मतलब सैंड का आप जो है जो थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो सैंड का कितना होता है, तो ये 8 से 19 के बीच में होता है। याद रखिए 8 से 19 के बीच में किसका, बालू का, सैंड का हो रहा था, और सैंड स्टोन उसी के रेंज में आती है।
अच्छा, तो आपने सैंड का जान लिया। ए का 1 मतलब सेल का आप 3.5 से, जो हमारा सेल कोयले के आसपास मौजूद रहती है, कोयले के लेयर के रूप में बीच में या रूफ के नज़दीक मौजूद रहती है, वो 3.5 से 4.5 आप इस राउंड फिगर में आप याद सकते हैं कि सेल का 3.5 से 4.5 के रूप में होती है। बी का 4 जो कि ब्रोकन सेल का आपको 1.88 मतलब जो सेल है उसका 3.5 से 4.5, और ब्रोकन सेल का कहेंगे तो वही जो है 2 के लगभग हो जाता है, 2.25 के लगभग। तो ब्रोकन सेल का 2.25 के लगभग याद रखिए। अब रही बात कोयला, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयला का 2.5 के लगभग होता है, तो कोल का 2.C। अब यहां पर मैं बगल में प्रोसीजर बताया हूं कि जो आपने निकाला किस में निकाला था, ये जो जुमकिन साहब अपने बुक में निकाले थे यूनिट इसका थर्मल कंडक्टिविटी का, किसमें कैलोरी प्रति मीटर आवर डिग्री सेंटीग्रेड में। कैलोरी प्रति मीटर आवर डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आपको चेंज करना पड़े जूल प्रति मीटर आवर, आवर की जगह पे सेकंड, तो ये जो यूनिट है इस यूनिट को आपको जो प्रश्न में दी गई यूनिट है उसमें अगर चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि ये कैलोरी लिखा हुआ है, कैलोरी बटे में इसको हम लोग लिख देते हैं आवर, और मीटर आवर, मीटर रहने देते हैं, मीटर आवर। अब ये डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको चेंज करनी है जूल में, तो आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे भी वेंटिलेशन की तैयारी कर रहे हैं, मशीनरी या लेजिस्लेशन की तैयारी कर रहे हैं, वर्किंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, 1 कैलोरी बराबर 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 किलो जूल होता है, 4.2 जूल होता है। तो यहाँ पर अपना जो 1 कैलोरी के जगह पे 4.2 जो कि एग्जैक्ट वैल्यू 4.187 कहते हैं, तो 4.2 ये क्या हो गया, अब जूल हो गया, तो ये जूल लिख दिए बटे में। आवर के जगह पे आपको सेकंड में बदलना है, प्रश्न में आपको ऑप्शन में दी हुई थी कि सेकंड में बदलना है, तो आवर के जगह पे आप ये 3600 सेकंड कर देंगे, ये सेकंड हो गया। अब मीटर का मीटर ही रहेगा। डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना केल्विन होता है, तो 273 केल्विन होता है, तो 273 अब ये केल्विन हो गया। तो इसकी जो यूनिट हो रही है जूल हो रही है, लेकिन अपना किलो जूल दिया है, किलो जूल दिया है, तो मतलब कि इस जूल को अगर किलो जूल में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से भी इसको आपको डिवाइड करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से आपका ये किलो जूल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, किलो जूल प्रति मीटर, ये सेकंड हो गया, प्रति मीटर सेकंड, और ये केल्विन हो गया। तो इस तरह से आपने यूनिट को चेंज कर लिया, लेकिन ये वैल्यू को गुणा करके आपको डिवाइड करके देखना होगा कि क्या आती है। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है थर्मल कंडक्टिविटी का, यहाँ तक कि थर्मल डिफ्यूजिविटी का भी वैल्यू आपके दिमाग के परमानेंट मेमोरी में बैठा लेना होगा, ताकि आप याद करके रखेंगे तो वो जो है विद इन सेकेंड में आप या 5 सेकेंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। नहीं तो कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगी, तो इससे बेहतर है कि आप दिमाग में बैठा लें परमानेंट मेमोरी में। तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन को आप ए नंबर टिक लगाते हुए वो आगे बढ़ते हैं। जो मैं यहाँ पर क्ले का, ड्राई सैंड का, सैंडस्टोन का, सेल्स का, कोल का, ब्रोकन सेल का, ये वैल्यू जो कैलोरी प्रति मीटर आवर डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है, और इधर बगल में किलो जूल प्रति मीटर सेकंड केल्विन में निकालने का प्रयास किया हूँ, निकाल करके आपको दिया हूँ। तो चलिए ये आप 17 नंबर का प्रश्न देख लिए। अब 18 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। मैं इंटर दबाता हूँ, ये 18 नंबर का प्रश्न आ गया। अब इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और रिपीटेड प्रश्न है। 2021 का प्रश्न ये है, जो कि 2022, 23, 24 लगातार पूछी जा रही है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट माइन क्लाइमेट, माइन क्लाइमेट से संबंध में, माइन के वातावरण के संबंध में इस सही कथन को छांटना है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, थर्मल डिफ्यूजिविटी, यहां पर थर्मल डिफ्यूजिविटी को डी से शो कर रहा है, मैं बोर्ड में अल्फा से शो किया था, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ ए रॉक इज गिवन बाय द रिलेशन, वो सूत्र फॉर्मूला जो कि कह रहा है डी बराबर थर्मल डिफ्यूजिविटी बराबर के बटे में सीपी। अब यहाँ पे सीपी क्या है, ये न्यूमरेट डिक्लेयर किया है, वेयर के इक्वल थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉक, सी इक्वल स्पेसिफिक हीट ऑफ द रॉक, एंड रो इक्वल्स टू या पी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ रॉक। तो यस फ्रेंड, ये रिलेशन सही है, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी बराबर थर्मल डिफ्यूजिविटी बराबर आपको याद रखनी है शब्दों के रूप में, फॉर्मूला के टर्म्स जो नंबर लेटर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। थर्मल डिफ्यूजिविटी बराबर थर्मल कंडक्टिविटी बटे में ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ द रॉक, सी को स्पेसिफिक हीट ऑफ द रॉक, जिसको मास हीट कैपेसिटी के रूप में हम लोग वहां देख रहे थे जुमकिन साहब के बुक में, तो ये जो है सी जो है आपका क्या है,
मास के जगह पे स्पेसिफिक हीट आप कह सकते हैं उसको, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द रॉक इनटू डेंसिटी, इससे जो है निकलती है स्पेसिफिक हीट ऑफ द डेंसिटी, ये रिलेशन सही है। अब देखिए स्टेटमेंट 2 जो है थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ द रॉक इज गिवन बाय द रिलेशन, अब इसी को उल्टा कर दिया तो ये तो थोड़ी चलेगा, आप उल्टा नहीं किया, सी को स्पेसिफिक हीट ऑफ द रॉक को ऊपर कर दिया है तो नहीं चलेगा, ये गलत है। स्टेटमेंट 3 देखिए, स्टेटमेंट 3 कहता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन बाय द इक्वेशन Q इक्वल टू के ए टी डी टी बटे एल। अभी देखिए थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे जिसमें कहते हैं कि हीट फ्लो, Q को यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग की बात कर रहा है, A इक्वल टू एरिया, जो एरिया का बेंच का टॉप को मैं दिखाया था, T इक्वल टू टाइम, जो कि होल के बॉटम से टॉप तक पहुंचने में जो हीट को समय लगती थी वो टाइम इन सेकेंड इन टाइम इन आवर में देखे थे। यहाँ पर डी टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस को बता रहा है, एंड एल को थिकनेस ऑफ द मटेरियल दिखा रहा है, थिकनेस ऑफ द मटेरियल यानी कि थिकनेस ऑफ द बेंच, हाइट ऑफ द बेंच के रूप में देखे थे, जो एच देखे थे हम लोग। तो ये प्रश्न जो है, ये जो ऑप्शन है ये राइट होगी, क्योंकि आपको थर्मल कंडक्टिविटी में फॉर्मूला आप याद किए थे, हीट फ्लो बराबर थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर ग्रेडियंट, दैट इज टी बटे डी टी बटे में एल को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये के जो है थर्मल कंडक्टिविटी को अगर समझ रहे हैं तो फॉर्मूला सही है। स्टेटमेंट 3 इज दर आल्सो राइट। स्टेटमेंट 4 कह रहा है फॉर रॉक्स द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन द लार्ज एक्सटेंट ऑफ द पोर स्पेस, कोयले के बीच में कितना पोर है या रॉक के बीच में कितना पोर है, या हमारे घर के दीवार में जो पोरस पोर वाली प्रॉपर्टी रहती है जिससे बाहर की पानी अगर बारिश में दीवार पर पड़ रही है तो वो भीतर की ओर आ जाती है, दैट इज द पोरस प्रॉपर्टी ऑफ द रॉक या वाल या फिर कोयला। द मोर पोरस रॉक हैविंग लेस थर्मल कंडक्टिविटी, जितना भी पोरस रहेगा उसमें हवा घुसने की संभावना उतना ही रहती है, उतना ही कम थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट फ्लो का काम होता है। तो इस तरह से आप जो है थर्मल कंडक्टिविटी का लेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल जान लिए पोरस के सापेक्ष। तो 134 कहता हुआ स्टेटमेंट सी है, तो 134 कहता हुआ ए है, तो ए को आप राइट करेंगे। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देख लिए, अब 35 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो 35 नंबर के लिए इसको मैं छोटा करता हूं और 35 नंबर के प्रश्न पर मैं जंप करता हूं डायरेक्ट स्क्रॉल करते हुए, ये 35 नंबर का प्रश्न पर पहुंच गया मैं। ये 32 33 है, ये है 35 नंबर का। चलिए आपको दिख रही है, मैं इसको स्लाइड शो के तहत बड़ा करता हूं, ये स्लाइड शो और एक करंट स्लाइड। चलिए अब आप 35 पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है, इन अंडरग्राउंड फॉर गैस कटिंग हु गिव द परमिशन, मतलब अंडरग्राउंड माइन में अगर गैस से कटिंग करना हो, जो बगल में पिक्चर दिखाई दे रही है, ये गैस की कटिंग को ले जाना हो तो कौन परमिशन देगा, डीएम देगा, सीएम देगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा, सीएम मतलब कि कॉलरी मैनेजर देगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस देगा, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन देगा, बी एंड डी यानी बोर्ड देगा। तो इस तरह से जो कौन देगा, तो इसके लिए परमिशन आप जब 136 रेगुलेशन पढ़ते हैं प्रिकॉशन इन अंडरग्राउंड माइंस अगेंस्ट फायर, तो उसमें 136 के 3 सब रेगुलेशन में ये बात कही गई है कि जब आप डिग्री फर्स्ट सेकंड में जब आप वो करते हैं तो वहाँ पर मैनेजर जो है दे देते हैं और रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन डिग्री सेकंड थर्ड में लेते हैं। तो इस तरह से आपको जो वो दी हुई है रेगुलेशन, उस रेगुलेशन के तहत आप उसको टिक लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर 136 जो रेगुलेशन है आप निकाल करके देख सकते हैं, मैं देख ले रहा हूँ थोड़ा सा। 136 रेगुलेशन जो है उसमें जो आपकी तीसरी नंबर सब रेगुलेशन है, मैं थोड़ा सा ये देख लिया, 36 का तीसरा, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड डिग्री में आपको मैनेजर के परमिशन से और थर्ड डिग्री में रीजनल इंस्पेक्टर के परमिशन से, मैं देख लिया जो रेगुलेशन थी उसमें। तो उसके तहत आप सीएम और मतलब कॉलरी मैनेजर और कर्सर पर नजर रखेंगे, बी और रीजनल इंस्पेक्टर डी, बी और डी दोनों से बी डी ई नंबर का यहाँ ऑप्शन को आप टिक लगाएंगे। तो इस तरह से 35 नंबर के क्वेश्चन को आपने देखा। अब यहाँ पर जो एफसीयू भी जून या एससीयू भी जून 2025
2025 की जो क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा बताई गई थी वो कंप्लीट होती है। उसके अलावा और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट थे पिछले ईयर के उन्होंने इसको बताया। अब मैं यहाँ पर आपको 2024 के क्वेश्चंस को लेकर के आता हूँ। तो 2024 के क्वेश्चंस के जाने के लिए मैं ये स्क्रॉल किया और आपके सामने डिफरेंट टाइप का जो ईयर का क्वेश्चंस है वो दिखाई दे रही है। मैं डायरेक्ट आता हूँ FCUB SCUB 2024 का। उसके बाद जो है मैं 2023 पर आऊँगा, फिर जो है उसके बाद 2022 से 21 के पर क्रमशः आते जाऊंगा। तो ये जो है आज की क्लास में मैं 2024 वाला कंप्लीट कर देता हूं, फिर जो है अपन लोग आएंगे 2023 वाला कल के वीडियो में। तो ये मैं ओपन किया और यहाँ पर मेरे को बोर्ड में दिखाई दे रही है 7वां नंबर का क्वेश्चन। तो मैं डायरेक्ट आता हूँ 7 नंबर का क्वेश्चन, और 7 नंबर के क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। चलिए मैं इसको स्लाइड के फ्लो के तहत बड़ा कर देता हूँ, और FR चैप्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चन आप स्टडी हमेशा सर 03 यूट्यूब चैनल को उसके साथ कर रहे हैं, तो उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि कर भला तो हो भला कहा जाता है, तो फ्रेंड्स का भी भला कीजिए। चलिए 7 नंबर, इन ए सील्ड ऑफ एरिया द एयर सैंपल, ये 9 नंबर पे पहुंच गई है। मैं इसको बैक करके जाता हूं। ये 7 नंबर के क्वेश्चन को अपने को करना है। इन ए सील्ड ऑफ एरिया द एयर सैंपल एनालिसिस रिपोर्ट शोज द फॉलोइंग गैस परसेंटेज। मतलब कि सील्ड ऑफ एरिया जो आग से शायद सील किया हुआ है, वो एयर सैंपल लिया गया, उसका रिपोर्ट दिखा रहा है क्या क्या। O2 देखिए 19.2%, CO 0.8, CO2 2 एंड N2 78। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्राम्स रेशियो। अब यहाँ पे ग्राम्स रेशियो पूछ दिया, जो कि फायर के स्टेटस को बताता है रेगुलेशन 137 का 12वां नंबर के अनुसार। व्हेन फ्रेश एयर कंटेंट्स, जो कि शुद्ध हवा, जो इनटेक हवा जो घुसती है, उसका O2 का वैल्यू दिया है, N2 का वैल्यू दिया है, CO2 का वैल्यू दिया हुआ। तो FCUB का 2021 का 92 नंबर का एक क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है FCUB 2024 में। कहने का मतलब 5-7 साल का क्वेश्चन आप अगर आप कर लेते हैं तो वो जो है आपसे एग्जामिनेशन निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न दी गई है, कैलकुलेटर रखना जरूरी है। कैलकुलेटर कोशिश करिएगा कि जो एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर में दे चुके हैं उनके डिस्कस से आप जो है कैसा कैलकुलेटर उस लैपटॉप या डेस्कटॉप में देता है, वैसा कैलकुलेटर अपने मोबाइल पे या अपने घर के कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लीजिए और उसी से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कौन सा बटन कहाँ पर है, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का, तो वो जो है आप कर सकें। तो वैसा कैलकुलेटर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में या मोबाइल में जो है डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे कैंडिडेट लोग बताते हैं वहां पर खोजने निकालने में। तो मैं ये प्रश्न की बात कर रहा था, क्वेश्चन 7 ऑफ FCUB 2024। इसमें जो दी गई वैल्यू है, इसमें सबसे पहले तो ग्राम्स रेशियो GR निकालना है। ग्राम से निकाल लिया 137 का 12 का B नंबर के अनुसार। तो यहाँ पर आपको फार्मूला तो शुरुआत में ही बता दिया था। CO जो फॉर्म्ड हो रही है, CO फॉर्म्ड हो रही है, उसको आप डिवाइड करते हो O2 कंज्यूम्ड से, O2 कंज्यूम्ड से। तो यहाँ पर जो O2 कंज्यूम्ड होती है, CO फॉर्म्ड जो है वो मैं देख रहा हूँ कि कितना दिया हुआ। मैं ये CO देख रहा हूँ कि 0.8 दी हुई है, तो 0.8 जो रिटर्न में मिला है वो 0.8 मैं लिख दिया। O2 कंज्यूम्ड के लिए मैं फार्मूला लिखा था, क्या याद रखना है आपको, 0.265। ये जो है 1/4 का वैल्यू है, 1/4 याद रखिएगा, 1/4। आप अगर भूल भी जाते हैं 265, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगी। 0.265 ये 1/4 है, किसका, N2 जो वैल्यू दी हुई है किसमें, रिटर्न में, उसको माइनस करेंगे, इन दोनों का गुणा करके माइनस करेंगे O2 से। तो चलिए अब इसके लिए हम लोगों को वो 0.8 जो वैल्यू है उसको ऊपर में लिख दिए हैं और डिवाइड कर 0.265 लिख देते हैं, 265 लिख देते हैं। N2 का वैल्यू रिटर्न में मैं देख लेता हूं कि कितनी है। तो N2 का वैल्यू मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है 78। तो ये 78 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करनी है, माइनस किससे करनी है, ये जो रिटर्न में ही O2 का वैल्यू जो दिया हुआ है उससे। तो O2 का वैल्यू 19.2 है, तो ये 19.2 जो है, जो O2 का वैल्यू दिया है उसको लिखे। अब हमें कैलकुलेटर उठाता हूं, चलिए आप भी कैलकुलेटर उठाइए और आप निकालने का प्रयास कीजिए। तो ये जो है मैं कैलकुलेटर निकाला,
कैलकुलेटर निकाला और सबसे पहले तो ये 0.265 इंटू 78 करना है, 78 कर लिए। जो आई वैल्यू इक्वल टू कर लिया, उसको हम आई है 20.67, तो 20.67 में 19.2 को माइनस करेंगे, माइनस 19.2, ये माइनस कर दिया, 1.47 आया, तो ये 0.8 ऊपर में और ये 1.47 आया। तो यहां पर आपको डिवाइड करनी है किससे, 0.8 को डिवाइड करनी है 1.47 से, तो ये आ गई 0.5442। अब इसको परसेंटेज में अगर आपको प्रश्न में दी हुई है, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में भी दे सकता है, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में आया है, तो परसेंटेज में अगर देता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको ये जो दिखाई देगी जो भी वो आएगी। और यहाँ पर 0.54 फ्रैक्शन के रूप में आया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये 0.54 जो इंडिकेट कर रहा है कि नेसेसिटी फॉर थोरो चेकअप, जो हम लोग फायर स्टेटस की बात करते हैं, 0.4 से कम होता है तो वो जो है नॉर्मल कंडीशन, आग नहीं लगी हुई है, लेकिन 0.5 जैसे पहुंचता है तो हमको ध्यान रखना है, कॉन्शियस करना है कि भाई अब हमको रेगुलर वे में एयर सैंपल लेनी है और उसका एनालिसिस करते हुए अपने को फायर का स्टेटस का मॉनिटरिंग रेगुलर करते रहना, तो नेसेसिटी फॉर थोरो चेकअप की कैटेगरी में है। लेकिन अब ऑप्शन में क्या है उसको मैं शेयर करता हूं और उसको चूज करके देखिए, क्या आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जो ऑप्शन में है, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहां पर 0.04 0.54 आ गया, पकड़ा गया, बी नंबर का आंसर आप राइट होगी, 137 का 12 का बी के अनुसार ये 7वां नंबर प्रश्न कर डाले। अब आते हैं 11वें नंबर के प्रश्न पर, तो ये 10वां 11वां। अब देखिए 11वां नंबर एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फायर फाइटिंग प्लान प्रिपेयर्ड बाय, तो फायर फाइटिंग प्लान कौन प्रिपेयर करता है, ऑनर, एजेंट, मैनेजर, एनी ऑफ द अबव, RIM। तो यहां पर जैसे ही आप 140 ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग, मतलब एक आग को से लड़ने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, उसका जो रेगुलेशन 140 दिया हुआ है, उसका जो 1 नंबर और 2 नंबर सब रेगुलेशन है वो आपके सामने यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। थोड़ा पढ़ ले मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव करते हुए, तो यहां ऑनर, एजेंट, मैनेजर की ही बात की जाती है कि फायर फाइटिंग प्लान जो कि एक स्टेचुटरी प्लान होगी 140 रेगुलेशन के अनुसार, जो 2 नंबर में हम लोग को मेंटेन करनी है। तो 1 नंबर में क्या है, ऑनर, एजेंट, मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल एस्टेब्लिश ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग इन द माइन बाय इंस्टॉलिंग फायर स्टेशन एट सरफेस एंड ऑल्सो ऑन द एवरी मेन हॉलेज रोडवे बिलो ग्राउंड एट सुटेबल प्लेसेस इन द इनटेक एयरवे near the main shaft with adequate firefighting equipment kept in every such fire station। कहने का मतलब प्रत्येक खान के ऑनर, एजेंट, मैनेजर, तो ऑनर, एजेंट, मैनेजर को क्या करनी है, एस्टेब्लिश करनी है फायर फाइटिंग का ऑर्गेनाइजेशन की, सही तरीके के ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था करनी है माइन में, और फायर स्टेशन को इंस्टॉल करना है। फायर स्टेशन कहाँ कहाँ रहेंगे, तो सरफेस पर रहेगा, तो सरफेस के पिट टॉप में या वर्कशॉप में आप जो है बनाते हैं क्या चीज़, फायर स्टेशन, या हर मशीनरी प्लांट जहाँ पर स्थापित करते हैं वहाँ पर बनाते हैं। एंड ऑल्सो एवरी मेन हॉलेज रोडवे, अंडरग्राउंड में आप मेन हॉलेज रोडवे में बनाते हैं जहाँ पर सुटेबल प्लेस पर जो इनटेक एयरवे क्या मेन शाफ्ट के नजदीक होगी, और उसमें क्या रखते हैं फायर स्टेशन में, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखते हैं, सैंड रखते हैं या वाटर का सप्लाई रखते हैं, या फिर आप फायर के जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनको रखते हैं। दूसरा नंबर में कह रहा है सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लान सेल बी प्रिपेयर्ड, तो प्लान से प्रिपेयर्ड करने में 140 का दूसरा नंबर में कहा जा रहा है, प्रिपेयर्ड शोइंग द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द, तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट उसमें शो करनी है फायर फाइटिंग प्लान में, क्या क्या शो करना है एकदम न्यूमरेट करके दिमाग में बैठा लीजिए, नंबर डाल डाल के बैठा लीजिए, रेगुलेशन में एकदम नंबर लिख दीजिए। वाटर मेन्स मतलब कि पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन 1 नंबर हो गया, दूसरा नंबर में टैप्स यानी नल, फायर स्टेशन तीसरा हो गया, फायर स्टेशन को दिखाना है, चौथा पंपिंग स्टेशन को दिखाना है, पांचवा वेंटिलेशन सिस्टम को दिखाना है, छठवां एस्केप रूट को दिखाना है जिसके तहत हम लोग और कोई यूजफुल अलॉन्ग विथ कंटेनिंग सच अदर इंफॉर्मेशन एज में बी यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ फाइटिंग फायर्स एंड अप टू डेट कॉपी ऑफ दीज प्लान्स शैल बी केप्ट अवेलेबल एट सुटेबल प्लेस बोथ ऑन द सरफेस एंड बिलो ग्राउंड। तो बिलो ग्राउंड में हम लोग इसकी कॉपी को तो नहीं रख सकते, लेकिन बोर्ड पर बना करके आयरन के चदरे के बोर्ड
पर बना करके इन सभी चीज़ों को दिखाते हैं, कहाँ पर फायर स्टेशन है, और उसको बीच बीच में हमको अप टू डेट भी करते रहनी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे फेस आगे बढ़ता जाता है या डिप्लेयरिंग से आप बैक होते जाते हैं तो वो फायर स्टेशन चेंज होती जाती है। तो 11वां नंबर आप प्रश्न देख लिए। अब आते हैं, मैं इसको छोटा करके डायरेक्ट जंप करता हूं 26 नंबर के प्रश्न पर। तो 26 नंबर FCU भी 2024 का जो अपने को 26 नंबर का प्रश्न है उसके ऊपर पहुंचते हैं। तो ये 22 नंबर की प्रश्न दिखाई दे रही है। ये जो आप कॉन्टैक्ट नंबर है 9308063015 9308063015 पर ऑनलाइन ऑफलाइन आप किसी भी स्टेट में हैं, आप अपना क्लासेस इस नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वेंटिलेशन, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, वर्किंग मशीनरी, लेजिस्लेशन की सभी की क्लासेस चल रही है। बोर्ड पर भी आपको दाहिने साइड लिखी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं 26 नंबर की क्वेश्चन की बात कर रहा था, 24, 25, 26, ये आ गई 26 नंबर का। तो मैं स्लाइड शो के तहत इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी प्रॉपर हो और आप देखकर समझकर आंसर दे सकें। यहां देखिए 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है मैच द फॉलोइंग, मैच करने के लिए कह रहा है जॉन्स एंड ट्रिकेट रेशियो, मतलब कि ये फायर स्टेटस बताने का ही एक रेशियो है, जॉन्स एंड ट्रिकेट रेशियो, ग्राहम्स रेशियो है, ली चैटलियर फार्मूला है, क्वार्ट्ज डायग्राम है। अब इसमें आपको चूज करनी है कि ये करता क्या है। टू नो द स्टेटस ऑफ फायर, फायर के स्टेटस को जानने के लिए जॉन्स एंड ट्रिकेट रेशियो का ही अपन इस्तेमाल नहीं करते हैं, आग का प्रकार को जानने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जॉन्स एंड ट्रिकेट रेशियो। याद रखिए आग का प्रकार, टू नो द टाइप ऑफ फायर, तो टू नो द टाइप ऑफ फायर उसको जानने के लिए जॉन्स एंड ट्रिकेट रेशियो। ग्राहम्स रेशियो का 137 रेगुलेशन का बी नंबर के तहत टू नो द फायर स्टेटस जानते हैं। तो यहां पर 2 का ए हो गया और 1 का बी हो गया। ली चैटलियर फार्मूला, ये जो है जो मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस होती है, जैसे मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, CO हो गया, H2 हो गया, इन मिक्सचर से जो एक्सप्लोसिव लिमिट होती है, जो आप 5.4 और 14.8 मीथेन का याद करके रखे हुए हैं, तो उसका जो लोअर लिमिट होती है और लोअर हो जाता है। तो वो लोअर लिमिट और कितनी लोअर हो रही है, कितना उसकी वैल्यू है, इस फार्मूले को से आप ली चैटलियर के फार्मूले से निकालते हैं। टू नो द स्टेटस ऑफ फायर इन सील्ड ऑफ एरिया, तो ये आप क्वार्ट्ज डायग्राम से जानते हैं। टू नो द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये 3 का डी हो जाएगा और 4 का सी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वार्ट्ज डायग्राम क्या होती है अगले क्लासेस में आप जैसे ही आप बोलेंगे क्वार्ट्ज डायग्राम ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास या ली चैटलियर फार्मूला ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो उसके फार्मूला मैं वहां पर ला करके रखा हूं। वैसे ये एक जो ब्लू कलर में लिंक दिखाई दे रही है वो जो है आपको नहीं खुलेगी, आपको बोल के खोलना पड़ेगा। जनरल यूट्यूब में मिश्रा सर माइनिंग क्लास की एक अलग चैनल है, मिश्रा सर 03 की जो चैनल है वो नई चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कीजिए और जो क्वेश्चंस हैं उनको आपका नोटिफिकेशन आते जाएगा और उस क्वेश्चन को आप करते जाएगा। तो ये हो गई 26 नंबर का प्रश्न, ये डीजल से इक्विपमेंट वाली है। तो अभी हम लोग आएंगे 29 नंबर के प्रश्न पर। तो चलिए 29 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो ये जो है 30 का है और हम लोग का 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है। देखिए क्या कह रहा है, मैच फॉर रीओपनिंग ऑफ सील्ड ऑफ एरिया, मतलब कि सील्ड ऑफ एरिया को ओपन करना हो, आग बुझ गई है, जो रेगुलेशन 142 का 3 के अनुसार आप हर महीने में सैंपल लेते हैं और उससे अगर पता चलता है CO प्रैक्टिकली नील हो गया है या फिर जो आपकी मीथेन है मैक्सिमम हो गई है, ऑक्सीजन नील हो गया है, तो उस केस में आप डिसीजन लेते हैं कि भाई अब ओपन कर किया जा सकता है, लेकिन ये डाउटफुल रहती है। उसको कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं, विलेट रेशियो से, ग्राहम्स रेशियो से, यंग्स रेशियो से हम लोग कंफर्म करते हैं कि भाई हमारा जो आग है वो सील्ड ऑफ एरिया के अंदर का बुझा है कि नहीं। तो देखिए यहां पर मैच करने के लिए कह रहा है डायरेक्ट रीओपनिंग। तो डायरेक्ट रीओपनिंग में हम लोग किसको करते हैं, स्मॉल एरिया, जब हमारा पिलर की संख्या सील्ड ऑफ एरिया में बहुत कम रहती है तब डायरेक्ट रीओपनिंग सीधा सीधा कर देते हैं। लेकिन स्टेज रीओपनिंग कब करते हैं, जब कंपेरेटिवली बिगर एरिया रहती है। तो यहां पर बी का 3 नंबर आप ध्यान रखेंगे कि कंपेरेटिवली बिगर एरिया रहती है। तो स्टेज रीओपनिंग में एक एक पिलर को कम सा खोलते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। पार्शियल रीओपनिंग में बहुत बड़ा एरिया, लार्ज एरिया, इस तरह से सी का 1 को आप चूज करेंगे। तो ये जो 29 नंबर का प्रश्न है वो कंप्लीट होती है, जो मेथड ऑफ रीओपनिंग से रिलेटेड था। अब आते हैं 30 नंबर के प्रश्न पर। चलिए ये 30 नंबर का प्रश्न अगले में दिया हुआ है, ये जो दी हुई है जिसमें रीओपनिंग ऑफ सील्ड ऑफ एरिया ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, जैसे ही कहेंगे ये इसका पूरा प्रोसीजर आपको वहां पे खुल जाएगा और उसके तहत आप स्टडी कर सकते हैं, जिसके लिए स्टेच्यूट 2 सब रेगुलेशन आपको ध्यान रखनी है, 142 का 3 और 148 का 2, जिसमें 142 के 3 में प्रति 30 दिन में एक बार
आप एयर सैंपल शील्ड ऑफ एरिया आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे की स्थिति के आगे की स्थिति को जानने के लिए 30 दिन में सैंपल लेते हैं। और 148(2) के तहत रीजनल इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देने की बात कही गई है कि जब भी आप रीओपनिंग करेंगे तो रीओपनिंग करने के 30 दिन पहले आप नोटिस देते हैं। तो ये लीगल नोटिस, लीगल एक्शन की बात हो गई है। जो सिलेबस हमारा 8.11 है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का, उसके तहत हम इसकी स्टडी करते हैं। तो रीओपनिंग ऑफ शील्ड ऑफ एरिया ऑन मिश्रा सर्वाइनिंग क्लास, जैसे ही जियो जनरल यूट्यूब में कहेंगे तो वहां पर आपको खुल जाएगी पूरी डिटेल। ये जो पेज है आपके परमानेंट मेमोरी में बैठाने का मैं प्रयास किया हूं उस वीडियो के थ्रू। आगे आते हैं 30 नंबर के बाद 31 नंबर का प्रश्न। तो यहां पर फिर से देखिए, ये जो 30 नंबर की प्रश्न है 29 की है, 30 पर आते हैं। मैच द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉक। तो थर्मल कंडक्टिविटी और आप इसको हम लोग कर चुके हैं, इसलिए रिपीटेड प्रश्न है। हम लोग जैसे ही थर्मल कंडक्टिविटी ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास कहेंगे तो ये जो लिंक दिख रही है ये खुल जाएगी और उस पर पूरी डिटेल सावधानी के साथ मैं बताया हूं। जो जीजे में सर्कुलर की हॉट होल बेंचेज में सावधानी ली जाती है उस पर भी जीएसआर जनरल स्टैट्यूटरी रूल जो पूछे गए उस पर बताया हूं। तो आप थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास का करके आप वीडियो से निकाल सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, जो कि ये लिंक दिखाई दे रही है उसी से रिलेटेड है। मैं आगे बढ़ता हूं। एक प्रश्न और दिखाई दे रही है जो थर्मल डिफ्यूजिविटी का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है 2021 का। तो ये जो वैल्यू है जहां पर आंसर सी दिखाई दे रही है, इसके तहत आपको थर्मल डिफ्यूजिविटी जो कि थर्मल कंडक्टिविटी बटे में हीट कैपेसिटी ऑफ द रॉक, जिसको आप वॉल्यूमेट्रिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, तो वो थर्मल डिफ्यूजिविटी मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, इसकी वैल्यू को भी याद करके रखनी है क्योंकि पूछ सकता है एग्जामिनेशन में आपका। पूछता ही है, हर साल पूछ रहा है, पूछेगा ही। तो ये सेल की वैल्यू, ब्रोकन सेल की वैल्यू, कोल की वैल्यू, सैंड की वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर सी जो आपको दिखाई दे रही है डी का 2, मतलब सैंड का 2.2 से 2.8 के बीच में होता है और ए का 3 मतलब सेल का जो है 6 से 9 के बीच में होता है। तो सेल का आपने 6 से 9 के बीच में 5.95 से 9.26 दिया हुआ है, सेल का हो गया। अब जो है देखते हैं तो बी का 4 मतलब ब्रोकन सेल का जो है 3.3 होता है, तो इससे ब्रोकन सेल का थोड़ी कम होती है। और जब हम लोग बात करते हैं सी का 1 यानी कि कोयले का 2.4, थर्मल कंडक्टिविटी देखे थे 2.6, थर्मल डिफ्यूजिविटी देख रहे हैं 2.4, तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड में होती है। तो इसकी वैल्यू को भी याद रखना है। जूमकिन का कट पेस्ट भी दिया हुआ है, इसके तहत भी आप कैलोरी प्रति मीटर आवर डिग्री सेंटीग्रेड में थर्मल कंडक्टिविटी को याद कीजिए और अल्फा यानी कि थर्मल डिफ्यूजिविटी को मीटर स्क्वायर पर आवर में भी याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, जो मैं इंटर दबा रहा हूं। तो 31 नंबर की प्रश्न FCU भी 2024 का 31 नंबर का प्रश्न है, जो क्वेश्चन 16 का ही रिपीटेड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, तो इसको भी हम लोग कर चुके हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, रिपीटेड प्रश्न है। 32 नंबर की प्रश्न नहीं करनी है अपने को, 62 नंबर का, 31 के बाद जो है सीधे पहुंचना है 62 नंबर पर। तो मैं 62 के लिए जंप करता हूं अपने स्क्रॉल से, तो ये 66 आ गई है, ये 62 का आपको खुल गया। फिर से मैं स्लाइड शो के तहत इसको बड़ा करता हूं, ये बड़ा हो गई है। 62 क्या कह रहा है कि इन द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी के इंपीरिकल फार्मूला जो होती है के बराबर क्यू बटे में ए टी ब्रैकेट में T1 माइनस T2 बटे एक्स, एक्स इज द हाइट ऑफ द बेंच या हाइट ऑफ द मटेरियल। तो इसमें जो ये प्रश्न की जो टैग है मिश्रा सर माइनिंग क्लास का, उसको मैं इधर कर देता हूं। तो ये जो है आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अब स्लाइड शो के तहत बड़ा करता हूं। तो ये जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T1 माइनस T2 बटे एक्स, मतलब T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस बटे जो हाइट ऑफ द बेंच होती है या थिकनेस ऑफ द मटेरियल होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको मैं बता चुका हूं, आप एक बार में देख करके पढ़ लेंगे, परमानेंट मेमोरी में आपकी बैठ चुकी होगी, नहीं तो रिवीजन करिएगा इस वीडियो को बार बार देख करके। टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन हाइट टेम्परेचर डिफरेंस इन, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी दिख रही है, टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर टॉप और बॉटम का, इनटू में हाइट, तो इनटू में हाइट तो नहीं है, ये तो डिवाइड दिख रही है, तो ये तो हो ही नहीं। टेम्परेचर ग्रेडियंट इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड तो में नहीं होगी, डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर में होती है या सॉरी पर मीटर में होती है। टेम्परेचर ग्रेडियंट इन डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये यूनिट सही दी हुई है, तो यूनिट के साथ आपको पकड़नी है। टेम्परेचर ग्रेडियंट तो है ही है ये, लेकिन ये यूनिट
के साथ पकड़ने के लिए बोल रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री केल्विन बिटवीन हाइट बिटवीन टॉप एंड, उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री केल्विन में और इंटू हाइट, तो इंटू हाइट तो नहीं है, तो आंसर सी को ही आप जो एक्स है उसको आप सेंटीमीटर में लेते हो तो वो जो है आप टेम्परेचर ग्रेडियंट इन डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर में लोगे। तो इस तरह से आप आंसर सी को टिक लगा लिए। अब आते हैं 63 नंबर का प्रश्न। इसको जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दी हुई है उसको मैं ढके रहने देता हूं और इसको 63 नंबर का प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है, इन हॉट स्टार्टा ऑफ बेंच हाइट 10 मीटर, मतलब कि हॉट स्टार्टा है उसकी बेंच की हाइट 10 मीटर दिया है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन किलो कैलोरी, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन किलो कैलोरी इन हीट इन केल्विन, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन किलो कैलोरी है। ट्रांसफर्ड इन द स्टेडी स्टेट बाय कंडक्शन थ्रू परपेंडिकुलर टू द बेंच एरिया ऑफ 100 मीटर इंटू 100 मीटर, मतलब एरिया दिया हुआ है, लेंथ भी 100 मीटर है और आपको चौड़ाई भी जो 100 मीटर है। ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 15 आवर, 5 आवर, मतलब बॉल होल के बॉटम से टॉप तक पहुंचने में 5 घंटा लगता है। अंडर टेम्परेचर ग्रेडियंट, मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट 85 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेंटीमीटर, तो 85 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति सेंटीमीटर दी हुई है टेम्परेचर ग्रेडियंट। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सैंडस्टोन बेंच, थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू भी दिया हुआ है 1.4 कैलोरी प्रति मीटर आवर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको आपको जो हीट का अमाउंट है, क्यू का वैल्यू है, उसको निकालना। तो कहने का मतलब इसमें आपको गुणा करनी है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी जो 1.4 दी हुई है, तो 1.4 को के हो गया, ए जो है 100 इंटू 100 हो गया, और टी टाइम जो है 5 आवर हो गया, तो 5 को गुणा कर देंगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो वो जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका 85 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीमीटर दिया है, तो 85 को आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको निकालनी किस में है, किलो कैलोरी में, तो किलो कैलोरी में ये टैग को मैं साइड कर देता हूँ, आंसर आपको दिखाई दे जाएगी। इनको मल्टीप्लाई करने पर ये जो आवर में दी हुई है उसको प्रति सेकंड में, किलो कैलोरी को प्रति सेकंड में आपको चेंज करनी होगी। तो 1.4 किलो कैलोरी मीटर प्रति आवर सेकंड को, ये जो है आप इसको आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए आप 3600 से विभाग देंगे, तो एरिया हो गई 100 इंटू 100 इंटू 5 आवर हो गया। तो ये आवर, और आपको आवर लिख लिए 85 क्या चीज़ है, 85 इंटू 10, 85 इंटू 10, तो एरिया, टाइम और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट 85 डिग्री हो गई और इंटू 10, तो ये 10 मीटर बेंच की हाइट है, तो 10 मीटर बेंच की हाइट दे दिया है, तो इंटू 10 से कर देंगे, इंटू 100, तो ये जो है मीटर को सेंटीमीटर में बदला गया है, तो ये सेंटीमीटर से कट जाएगी। तो इस तरह से ये 3600 से भाग देने पर 1652 आ रही है, तो 1652 कहता हुआ 0.42, ये आंसर बी है, तो आंसर बी को आप टिक लगाएंगे। तो इस वैल्यू को पुटअप करके यूनिट विशेष कर ध्यान रखनी है और उसके तहत निकालने का प्रयास कीजिए। तो फिर से मैं ये स्लाइड शो के तहत इसको बड़ा करता हूँ। 63 नंबर के प्रश्न जो आपने किया, उसके आगे के प्रश्न को हम लोग जो है देखेंगे कल की क्लास में, जो FCU भी 2023 का जो फायर चैप्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होगी उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी तक मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर दिन का वीडियो का जो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन घंटी बज करके आपके पास आ जाए और उस वीडियो को देख करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी पक्का कर सकते हैं। प्रमोशन के लिए सर्टिफिकेट को आप गेन करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। अगले वीडियो में कल के साथ 2023 के प्रश्न के साथ फायर चैप्टर पर फिर से मिलेंगे।